हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकायों में पार्ट 1 में हमने पढ़ा केग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। उसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट 14, संविधान का भाग 14 आज हम पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल दिए गए हैं 315 से 323, और जो 315 से 323 आर्टिकल हैं वो किनसे संबंधित हैं? यूपीएससी, स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ये आर्टिकल बताते हैं। तो भाग 14 किससे संबंधित है? लोक सेवा आयोग से। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग किसमें बताए गए हैं? भाग 14 में बताए गए हैं संविधान में। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में बताया है कि संघ और राज्यों के लिए क्या होंगे? लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होंगे। लोक सेवा आयोग। तो सेंटर में तो होगा यूपीएससी। सेंटर में क्या होगा? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और राज्यों में होगा एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। और जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये एक स्टेचुअरी बॉडी है। क्या है? एक स्टेचुअरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक निकाय है। ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। यदि जेपीएससी की स्थापना करनी हो तो ये की जाती है संसद के द्वारा कानून बनाकर। जेपीएससी की स्थापना कौन करता है? संसद करती है, एक एक्ट लाके। और यूपीएससी का संविधान में उल्लेख है कि संघ में एक यूपीएससी होगा और राज्यों में क्या होंगे? राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। तो ये है आर्टिकल 315। इसका ध्यान रखना है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? एक स्टेचुअरी बॉडी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 316। तो 316 में बताया गया है इनके सदस्यों की नियुक्ति। क्या है? सदस्यों की नियुक्ति। तो यूपीएससी के लिए जो यूपीएससी है और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग है, उनकी करते हैं राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। ये हो गई अपॉइंटमेंट की बात। इसके बाद इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल यूपीएससी के सदस्य जो हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, उनका या तो 6 वर्ष होगा, या तो 6 साल का कार्यकाल हो उनका, या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। यदि 6 साल उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो वो रिटायर हो जाएंगे। और जो स्टेट पीएससी हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हैं और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है या तो 6 साल या 62 वर्ष। तो ये इनकी नियुक्ति और कार्यकाल की बात हो गई। और त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र जो नियुक्ति करता है उसी को ये त्याग पत्र देंगे। यूपीएससी और जेपीएससी के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे, और स्टेट पीएससी के जो सदस्य हैं वो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो आर्टिकल 316 में हमने क्या देखा है? सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, और त्याग पत्र किसको देते हैं। तो त्याग पत्र भी वो जो नियुक्ति करता है उसी को त्याग पत्र देते हैं। जैसे यूपीएससी के सदस्य किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और राज्य लोक सेवा आयोग के देंगे राज्यपाल को। और जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके सदस्य भी राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। ये हो गया आर्टिकल 316। नेक्स्ट है आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 में बताया गया है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो लोक सेवा आयोग है, क्या है? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और उनके निलंबन के बारे में, यदि उनको हटाना है या उनको निलंबित करना है, उनको सस्पेंड करना है, तो उससे संबंधित प्रोविजन किसमें है? आर्टिकल 317 में। तो इनको हटाने की जो पावर है वो दी गई है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को दी गई है। अब इनको क्यों हटाया जा सकता है कि या तो जो सदस्य है वो दिवालिया हो जाए, यानी कि बैंकरप्ट हो जाए, या फिर वो जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या अनसाउंड माइंड हो, मानसिक अस्वस्थ हो। ऐसी स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। या फिर मिसबिहेवियर, कदाचार के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। आर्टिकल 317 में बताया है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की और निलंबित करने की क्या प्रक्रिया है?
तो इनको हटाने के लिए रिमूवल अथॉरिटी है प्रेसिडेंट, और इनको हटाने के कुछ ग्राउंड्स है, जैसे कि वो दिवालिया हो जाए या अनसाउंड माइंड हो या फिर मिसबिहेवियर के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। ये है आर्टिकल 317। नेक्स्ट है आर्टिकल 318। आर्टिकल 318 क्या कहता है? आर्टिकल 318 में ये कहा है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं या कर्मचारी हैं, सदस्य या कर्मचारी हैं, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उसके बारे में सेवा शर्तों के बारे में नियम और विनियम बनाना। नियम विनियम की शक्ति किसकी है? रूल्स एंड रेगुलेशन की शक्ति। ये शक्ति दी गई है यूपीएससी और जेपीएससी के मामले में, तो ये शक्ति प्रेसिडेंट को दी गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इनकी जो भी कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं वो बनाएंगे प्रेसिडेंट। और स्टेट पीसीएस में ये शक्ति होती है गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। तो आर्टिकल 318 क्या बताता है? आर्टिकल 318 ये कहता है कि जो लोक सेवा आयोग हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो उनमें जो भी सदस्य हैं, उनके जो सदस्य हैं या उनमें जो स्टाफ काम कर रहा है, तो उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होंगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनसे संबंधित नियम और विनियम बनाने की शक्ति किसको है? तो यूपीएससी और जेपीएससी के मामले में ये शक्ति प्रेसिडेंट को है, और स्टेट पीसीएस से संबंधित जो है ये शक्ति राज्यपाल को दी गई है। यह है आर्टिकल 318। नेक्स्ट है आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 ये कहता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, उसको यूपीएससी लिख देते हैं, या यूपीएससी के जो सदस्य हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो किसी सरकारी पद पर नहीं रह सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी सरकारी पद पर नहीं रह सकते। इससे वो उनको प्रोहिबिट करता है या रोकता है। तो आर्टिकल 319 क्या करता है? जो भी सदस्य हैं यूपीएससी के और स्टेट पीएससी के, उनके सदस्यों का जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद उनको किसी अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने से वो प्रोहिबिट करता है कि उसके बाद वो कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते। 319 प्रोहिबिट मेंबर्स ऑफ द सर्विस कमीशंस फ्रॉम होल्डिंग सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर देयर टर्म एंड्स। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या करता है? कि उनको किसी सरकारी पद पर बने रहने से रोकता है। यह है आर्टिकल 319। इसके बाद है आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 बताता है फंक्शंस ऑफ पीएससीज, कि जो लोक सेवा आयोग हैं, लोक सेवा आयोग हैं, उनके कार्य क्या होंगे। लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताता है। तो फंक्शंस ऑफ पीएससी, इनका एक मुख्य कार्य है कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनका आयोजन करवाना। प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करवाना। जैसे कि यूपीएससी जो है बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जैसे कि सीएससी करवाता है, सीडीएस की एग्जाम करवाता है, सीएपीएफ की एग्जाम करवाता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं। और इसी तरह की परीक्षाओं का आयोजन स्टेट में स्टेट पीएससी के द्वारा करवाया जाता है। इनके अलावा जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, वो बहुत सारी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि ये पदोन्नति का कार्य भी करते हैं बहुत सारी पोस्ट का। तो इस तरह इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे कार्य हैं लोक सेवा आयोग के, वो बताए गए आर्टिकल 320 में। 320 में क्या बताएं? लोक सेवा आयोग के कार्य। मुख्य कार्य जो कि सभी जानते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करवाना। उनके अलावा भी जैसे पदोन्नति का काम हो गया, बहुत सारी पोस्ट होती है, उनकी पदोन्नति की जो मीटिंग्स होती हैं, उनकी कमेटी होती है, वो जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं। तो इस प्रकार के कार्य जो हैं इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 321। तो आर्टिकल 321 ये कहता है कि जो लोक सेवा आयोग हैं, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है। तो लोक सेवा आयोग की यदि शक्तियों का विस्तार करना है, शक्तियों का विस्तार, तो शक्तियों का विस्तार कौन कर सकता है? तो लोक सेवा आयोग की यदि शक्तियों का विस्तार करना है, तो यदि यूपीएससी की पावर को एक्सटेंड करना है, तो ये करती है पार्लियामेंट थ्रू एक्ट, कानून बना के संसद के द्वारा की जाती हैं।
और यदि राज्य लोक सेवा आयोग की शक्तियों का विस्तार करना है तो वो करती है स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल। तो आर्टिकल 321 में क्या है, पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पीएससीज, लोक सेवा आयोग की शक्तियों का विस्तार। इनकी शक्तियों का विस्तार करने की जो शक्ति है वो यूपीएससी की यदि शक्तियों का विस्तार करना है तो वो करती है संसद बाय एक्ट। कोई भी एक्ट लाके जो है यूपीएससी की शक्तियों का विस्तार संसद के द्वारा किया जाता है। और यदि राज्य लोक सेवा आयोग है तो उस राज्य का राज्य विधानमंडल ये कार्य कर सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 322। आर्टिकल 322 में बताए गए हैं पीएससीएस की एक्सपेंशन, लोक सेवा आयोग के खर्चे, लोक सेवा आयोग के व्यय। तो लोक सेवा आयोग के व्यय यदि हम बात करें सेंटर में तो सेंटर में है यूपीएससी। यूपीएससी के जो भी खर्चे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर, कि उनके जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे, भारत की संचित निधि से। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनके खर्चे वहन किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उस राज्य की संचित निधि से। तो ये है आर्टिकल 322। 322 क्या बताता है, एक्सपेंसेस ऑफ पीएससीज, जो लोक सेवा आयोग हैं उनके व्यय। लोक सेवा आयोग के खर्चे जो हैं यूपीएससी के जो भी व्यय हैं वो भारत की संचित निधि पर व्यय होते हैं, उनके जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे, भारत की संचित निधि से। और जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके खर्चे वहाँ की राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 322। उसके बाद है आर्टिकल 323। आर्टिकल 323 बताता है रिपोर्ट्स ऑफ पीएससीज। जो लोक सेवा आयोग है वो अपना प्रतिवेदन, ये एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, वो प्रतिवेदन ये किसको सौंपते हैं, तो यूपीएससी जो रिपोर्ट तैयार करता है वो ये सौंपता है प्रेसिडेंट को। किसको सौंपेगा, प्रेसिडेंट को। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट देते हैं गवर्नर को। और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होते हैं। तो यदि जितने राज्यों को मिलाकर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है, यदि 2 राज्यों का जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो वो उन दोनों राज्यों के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देगा। 3 राज्यों के लिए तो तीनों राज्यों के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देता है। तो ये हो गया आर्टिकल 323। 323 क्या है, रिपोर्ट्स ऑफ पीएससीज, कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट वो किसको हैंडओवर करते हैं, यूपीएससी करता है प्रेसिडेंट को, और स्टेट पीसीएस और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो करते हैं रेस्पेक्टिव गवर्नर को। तो ये हो गया हमारा भाग 14। भाग 14 किसके बारे में बात करता है, लोक सेवा आयोग के बारे में। नेक्स्ट हम चर्चा करें उसके अलावा कुछ और जो है वो संवैधानिक आयोग हैं, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो उनमें एक तो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी, एक तो ये हो गया। एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले इनके लिए 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 किया गया। कौन सा, 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को बोलेंगे एनसीएसटी शॉर्ट में, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बोलेंगे एनसीएसटी। तो इन दोनों को अलग किया गया। इन दोनों को क्या किया गया, एनसीएससी और एनसीएसटी को अलग किया गया 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। एनसीएनसी का प्रोविजन किया गया 338 में, और एनसीएसटी इसके लिए संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 338A। तो यदि एनसीएसटी से संबंधित आर्टिकल पूछे तो कौन सा हो जाएगा, 338, और एनसीएसटी का कौन सा हो जाएगा, 338A। अब इनकी स्थापना क्यों की गई, तो इनका मुख्य कार्य है जो SC/ST जो भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना या उनको प्रिजर्व करना। SC/ST के अधिकारों का संरक्षण करना, ये इसका मुख्य कार्य है इन आयोगों का। यदि एनसीएससी की बात करें तो एनसीएससी के वर्तमान चेयरमैन हैं, एनसीएससी के वर्तमान चेयर हैं किशोर मकवाना, चेयरमैन। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, किशोर मकवाना। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनसीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में चेयरमैन कौन है, किशोर मकवाना। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके कौन है, इसके हैं अंतर सिंह आर्या। अंतर सिंह आर्य इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में।
इनके कंपोजिशन की बात करें कि इनकी संरचना किस तरीके की होती है, एनसीएससी और एनसीएसटी, तो इनकी संरचना में एक तो होता है चेयरमैन, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, प्लस एक उपाध्यक्ष होता है। उसके अलावा 3 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? 3 अन्य सदस्य होंगे। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में हमने बात की कि इनके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसके द्वारा एनसीएससी और एनसीएसटी को अलग किया गया। एनसीएससी को रखा गया आर्टिकल 338 के तहत और एनसीएसटी के लिए एक अलग आर्टिकल जोड़ा गया 338 ए। Separated NCSC and NCST. The NCSC is covered by Article 338 while NCST is covered by Article 338A. इसका फंक्शन क्या है? टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ SC/ST. SC/ST के अधिकारों का संरक्षण करना इसका मुख्य कार्य है। इसकी संरचना किस प्रकार की होगी? तो संरचना में एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 जो है अदर मेंबर होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। वर्तमान में एनसीएससी के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। किसके हैं ये? एनसीएससी के। और एनसीएसटी के वर्तमान में चेयरमैन है अंतर सिंह आर्य। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और किया गया, 102वां संविधान संशोधन। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। इसमें क्या किया गया? जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। एनसीबीसी, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। इसकी संरचना में भी एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 अन्य सदस्य होंगे। यानी कि जो ये तीनों कमीशन है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो इनका कंपोजिशन सेम होगा, संरचना सेम होगी। एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो एनसीएसटी और एनसीएसटी के लिए तो कौन सा संविधान संशोधन याद रखना है? 89वां संविधान संशोधन 2003। और एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संविधान संशोधन किया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 और इसके लिए आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? 338 बी, 338 बी। तो ये हो गया 102वां संविधान संशोधन। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझें तो एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी, इन दोनों के लिए किया गया, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इनके लिए है 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके लिए कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका आर्टिकल 338, एनसीएसटी का 338 ए और एनसीबीसी का 338 बी। कार्य की बात करें, मुख्य कार्य, इसका कार्य है एसटी के हितों का संरक्षण, इसका है एसटी के हितों का संरक्षण और इसका है जो पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके हितों का संरक्षण करना। तो ये इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। संरचना तीनों की सेम है। संरचना की बात करें तीनों में तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, 3 अन्य सदस्य। और वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन कौन है? तीनों की बात करें तो इसके कौन थे? हंसराज गंगाराम अहीर, गंगाराम अहीर। एनसीएसटी के कौन है? अंतर सिंह आर्य और एनसीएससी के हैं किशोर मकवाना, ये इनके अध्यक्ष हैं। तो ये हो गए हमारे संवैधानिक आयोग। वित्त आयोग भी एक संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हमने राज्य और केंद्र के मध्य रिलेशन देखे थे, फाइनेंशियल रिलेशन, कि केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किस प्रकार के होते हैं, उस समय हमने वित्त आयोग की चर्चा की थी। तो वित्त आयोग हम वहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, फाइनेंस कमीशन। बाकी जो संवैधानिक आयोग थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।